नमस्कार। मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 147 से लेकर के अनुच्छेद 154 तक बताऊंगी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि इससे पहले की पोस्ट में हमने भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 146 तक का वर्णन कर चुके हैं। अगर आप इन धाराओं को पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इन अनुच्छेद को नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले उसको पढ़ लीजिए। इससे कि क्या होगा कि आगे के जो अनुच्छेद है उसको पढ़ने में आपको सहायता मिलेगी। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 147 क्या कहता है। अनुच्छेद 147 में निर्वाचन को बताया गया है। इस अध्याय के अनुसार भाग 6 अध्याय 5 में इस संविधान के निर्वचन के बारे में यानी कि विधि के किसी भी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देशों का क्या अर्थ लगाया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। इसके अनुसार विधि के किसी भी कोई भी प्रश्न है उसके प्रति जो भी निर्देश दिए गए उसका यह अर्थ लगाया जाता है कि उनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन इसके अंतर्गत उस अधिनियम की जो संशोधन किए गए हैं या फिर उससे अनुपूरक कोई अधिनियम यदि है या फिर किसी सपरिषद आदेश है उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अथवा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम 1947 या फिर उसके द्वारा बनाए गए कोई भी अधीन उसके निर्देश हैं तो वह किसी भी आदेश के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न को निर्देशित करता है। इसके बाद आपका अनुच्छेद 148 आता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में यह बताया गया है कि जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं उसके बारे में इसमें डिटेल दी गई है। क्या कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसका कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उसकी नियुक्ति करेगा तथा उसके पद से केवल उसी रीति से उन्हीं आधारों पर उसको हटाया भी जा सकता है। कौन सी रीति से? जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। समझ में आया आपको? इसमें यह बोला गया है कि प्रत्येक वह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जाता है उसको पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या फिर उसके द्वारा प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, उनकी सेवाएं, उनकी जो शर्तें होंगी वह सेम होंगी, उसी प्रकार से होंगी जो कि संसद के द्वारा विधि के द्वारा यदि कोई अवतरित करता है तो जब तक वे इस पर अवतरित नहीं की जा सकती हैं तब तक ऐसी होंगी जो कि दूसरी अनुसूची में दी गई है। ठीक है। इसमें यह भी कहा गया है कि ना तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन में और ना ही उनकी छुट्टी में, पेंशन में या फिर निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसी नियुक्तम के पश्चात उसके लिए अलाभकारी कोई भी अपरिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं जो उसके लिए लाभकारी हो, लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन जो उसके लिए अलाभकारी हो नहीं कर सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है क्या कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा उसको अपने पद पर न रह जाने के पश्चात या तो सरकार या फिर किसी राज्य के सरकार के जो अधीन कोई भी जो व्यक्ति होगा वह पद का पात्र नहीं होगा। इस संविधान के, इस संसद के द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी भारतीय लेखा परीक्षा या लेखा विभाग में सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति वो शर्तें महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियाँ उसको इस प्रकार से दी जाएंगी जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होंगी। इसमें यह भी कहा गया है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा उनके कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या फिर उनके संबंध में देय वेतन
भत्ते, पेंशन आदि यदि आता है तो वह भारत की संचित निधि पर ही भारित होगा। ये तो रही अनुच्छेद 148 की बात। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 149 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 149 कहता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य क्या हैं और उनकी शक्तियां क्या हैं। इसके अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के और राज्यों के तथा अन्य किसी प्राधिकारी निकाय के लेखाओं के संबंध में संसद के द्वारा बनाई गई जो भी विधि है या फिर उसके अधीन जो भी विधियां आती हैं उनको विहित की जाएंगी और इस प्रकार के कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों के संबंध में कर्तव्यों का पालन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग उसमें करता रहेगा जो कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, उसके पहले भारत डोमिनियन के और प्रांत के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्रदान की गई थी या फिर उसको बताई गई थी या फिर प्रयुक्त की गई थी। वह उसी अनुसार काम करेगा, उसी अनुसार वह संघ और लेखाओं का प्रारूप को बनाया जाएगा। संघ के और राज्यों के लेखाओं के ऐसे प्रारूप में इस प्रकार से रखा जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उनसे परामर्श के पश्चात ही उसको विहित किए जाए। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 151 क्या कहता है इसके संबंध में। तो अनुच्छेद 151 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को बताया है। इसके अनुसार जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ की लेखाओं संबंधी जो रिपोर्ट होंगी उसको राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उन्हीं के अनुसार जो उनको संसद के प्रत्येक सदन में भी उसी अनुसार रखा जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को किसी भी राज्य के लेखाओं से संबंधित जो रिपोर्ट होंगी उसको राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जो उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। समझ में आया? जो राष्ट्रपति के संबंध में समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा वो दोनों संसद में रखा जाएगा, जो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा वो विधानमंडल में रखा जाएगा। ये अनुच्छेद 151 में कहा गया है। अब आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 152 क्या कहता है। अनुच्छेद 152 में यह कहा गया है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित ना हो, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य इसमें शामिल नहीं किया गया, परंतु इसको बाद में संशोधन कर दिया गया। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 153 क्या कहता है। अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्यों के राज्यपाल के बारे में इसमें बताया गया है कि इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद को कई बार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी वह राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है और इसमें संविधान संशोधन भी किया गया है जो कि 7वां संविधान संशोधन भारतीय अधिनियम 1956 की धारा 6 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति को बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वह राज्यपाल में निहित होती है और राज्यपाल जो हैं वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा उसको कराएंगे। इसमें कहा गया कि जो किसी भी विद्यमान विधि के द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए ऐसे कोई कार्य जो कि राज्यपाल को आंतरित करने वाली नहीं समझी जाएंगी या फिर राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऐसे भी कोई भी कार्य जो विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी इसमें शामिल होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।